बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 13 से 14 साल का है। मैंने बड़ी कंपनियों में टॉप फाइनेंस पोजीशन के ऊपर जॉब की। खुशकिस्मती से मौका ये मिला कि टैक्स भी अपने हाथ से करते थे, कंसल्टेंट को साथ अटैच करके। तो टैक्स उस वक्त भी हमें यही होता था कि यार एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लकीली कुछ एम्प्लॉयज़ भी ऐसे मिले जहाँ पे टैक्स का कंप्लायंस ऑलमोस्ट 100% होता था। बहरहाल अब मुझे कोई तकरीबन 8 से 9 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं और शुरू से ही मोटिव ये रहा कि यार टैक्स पे करना चाहिए, आर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टैक्स पे करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। लकीली क्लाइंट्स कुछ जो है वो कन्विंस हो भी जाते थे। लेकिन इस साल जब मैंने टैक्स रिटर्न सबमिट की हैं तो मुझे शुरू में ही एक दो जगह पे रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने डीपली जाके डिग करना शुरू किया। रेट्स तो खैर पता थे हमें, लेकिन उनका इम्पैक्ट कितना आता है और वो किस तरह से टैक्स पेयर की कैश फ्लो को डिस्टर्ब करता है, ये एक केस स्टडी था। इस टैक्स सीज़न में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जितने टैक्स के रेट्स इस मुल्क में हो चुके हुए हैं, मेरे ज़ाती ख्याल में ऑल्दो कि गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये फ़ील करता हूँ कि ये टैक्स कलेक्शन आपकी इकोनॉमिक सुसाइड ना बन जाए। मुझे बहुत सारे रिमार्क्स इस दौरान में ये मिले हैं कि यार आमिर साहब कोई तरीका बताएं, दुबई में काम कर लें, सऊदी अरब में काम कर लें, यूरोप अमेरिका में काम कर लें, जहाँ पे कोई टैक्स का रेट थोड़ा सा कम हो। हमारे यहाँ दोनों ही टैक्सेस जो हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के जो इस वक्त के रेट हैं, मेरी ज़ाती राय में वो इंतहाई ज़ालिमाना और बेरहमाना रेट्स हैं। आप अगर सैलरी टैक्स की एग्ज़ाम्पल ले लें तो सैलरी के ऊपर जो मैक्सिमम स्लैब है वो मेरा ख्याल है 41-42 लाख के बाद वो 35% यानी 35% एक बंदे ने अपनी इनकम में से टैक्स पे कर देना है। और उसके ऊपर भी अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से बढ़ गई तो उस 35% के ऊपर 10% और यानी 3.5% और उस टैक्स में ऐड हो जाएगा। तो यानी अगर एक बंदा आपके लिए पूरा साल में काम करता है तो जो वो सैलरी ड्रॉ कर सकेगा वो 1/3 जो है उससे ज़्यादा अमाउंट, बल्कि 40% के करीब अमाउंट जो है वो टैक्स की मद में, डायरेक्ट टैक्स की मद में चली जाएगी। इसी तरह से अगर हम बिज़नेस इनकम की बात करते हैं तो बिज़नेस इनकम के केस में मेरा ख्याल है 5.6 मिलियन यानी 56 लाख के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 45% है। अगेन वही, जब वो इनकम जो है वो 1 करोड़ से बढ़ती है तो उस 45% के ऊपर 4.5% और सरचार्ज ऐड हो जाता है। ये मैं आपको डायरेक्ट टैक्स के सिर्फ स्लैब्स बता रहा हूँ। बिज़नेस इनकम में बिज़नेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नेट करके इनकम आ रही होती है। अगेन वही बात है कि जो उसकी पर्सनल वेल्थ में चीज़ ऐड होनी है वो वही नेट इनकम है जो उसको अराइज़ होनी है। उसके अलावा टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या है कि आपने अगर वही अपनी आफ्टर टैक्स इनकम जो है वो अर्न की है तो फिर आपको इसके साथ इसके ऊपर अगर आप कोई प्रॉपर्टी बना के बेचते हैं तो एक कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स प्रीवियसली थोड़ा सा एक रीज़नेबल टैक्स था, वो पीरियड के हिसाब से था। ठीक है, अगर आपने क्विकली कोई ट्रांजैक्शन की है एंड यू ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ दैट तो उसके ऊपर एक टैक्स के स्लैब्स थे और वो टैक्स पे हो जाता था। लेकिन 4-5 साल बाद जो प्लॉट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता था, जो कि फेयर था। इतनी देर रिटेन करने के बाद टैक्स पेयर जो टैक्स अमाउंट में से प्रॉपर्टी ख़रीदता है उसके ऊपर टैक्स ज़ीरो हो जाता है। 2-3 साल पहले एक 7E यानी कि कैपिटल एसेट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। अगेन वही बात है कि आप पहले ये 35% 45% टैक्स और उसके ऊपर 10% सरचार्ज दे के जो ये एसेट बनाएंगे उसको अगर आप बेचेंगे या ख़रीदेंगे तो आप कैपिटल गेन टैक्स देंगे। अगर आप उसको रिटेन करेंगे तो आफ्टर सर्टन एक्सेप्शंस वो अगेन आपको उसका 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू जो FBR के रेट्स है, DC रेट है, उसका टैक्स आपको पे करना है। इसके बाद जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स है। सुपर टैक्स के रेट हैं वो मेरा ख्याल है 150 मिलियन से ऊपर जो है वो 5%, 10%, 15% की स्लैब है। अगर आप बैंक्स वगैरह की बात करें तो वहाँ पे टैक्स का प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि आप टैक्स बेस बढ़ा नहीं रहे। मैंने आज से 6-7 साल पहले जो आखिरी एमनेस्टी आई थी उसमें मैंने एक बंदे की एमनेस्टी फ़ाइल की, वो मेरे पास आके को 3-4 घंटे बैठा रहा।
कुछ दरमियाना सा काम था, उसका 5-6 प्रॉपर्टीज़ थी। मुझे कहता आमिर साहब अगर मैं टैक्स जमा करा दूं तो क्या होगा? मैं कहा यार बहुत अच्छी बात है, आप नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अगर मैं ना जमा कराऊं तो क्या होगा? मेरे साथ वो 2-3 घंटे बहस करता रहा। फाइनली ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ के टैक्स जमा करा देना चाहिए। उसने वो टैक्स जमा करवा दिया। आज 5-6 साल हो गए हैं। वो हर दफ़ा जब टैक्स रिटर्न जमा करवाने आता है तो वो मेरे से ये सवाल ज़रूर करता है कि यार आमिर साहब आप तो बहुत डराते थे कि ये गवर्नमेंट कर देगी, गवर्नमेंट ये कर देगी, गवर्नमेंट ये कर देगी, तो किसी को गवर्नमेंट ने कुछ कहा तो नहीं। जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनको आप कुछ नहीं कह रहे। ये जो नॉन फाइलर या लेट फाइलर का आपने एक स्लैब बढ़ा दिया हुआ है, ये इनफैक्ट आपने इनकरेज किया लोगों को कि ठीक है आपको फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला हायर रेट ऑफ स्लैब दें और आप चुप करके बैठे रहें। बहुत सारे लोगों ने जो फाइलर थे उन्होंने अपनी फाइलिंग की जो थ्रेशोल्ड थी वो बिल्कुल कम कर दी और बाकी सारा काम जो है वो बाहर करना शुरू कर दिया। एनफोर्समेंट के लेवल के ऊपर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आप किसी भी बड़े शहर की किसी भी मार्केट में चले जाएं, 100% काम नहीं है तो 95% काम जो है वो कैश पे हो रहा होता है। और कैश की इकोनॉमी की मौजूदगी में आप टैक्स बेस नहीं बढ़ा सकते। आपने पीओएस सिस्टम्स लगाए, आपने अब डिजिटल इंटीग्रेशन कर रहे हैं सेल्स टैक्स की, लेकिन आपको कोई इम्पैक्ट नहीं है। प्रॉब्लम एक और जो मेजर आता है वो ये है कि हर साल टैक्स का जो रेवेन्यू का टारगेट है वो बढ़ा दिया जाता है। पिछले साल भी जो है, जो साल अभी ख़त्म हुआ है उसमें कुछ 30% पिछले साल से ज़्यादा की ग्रोथ है। इतना ही के करीब गवर्नमेंट आगे टारगेट दे देती है। इसका नुकसान ये होता है कि जो एफबीआर की अथॉरिटी है उनका ध्यान जो है वो असेसमेंट से बिल्कुल हट जाता है, या कम से कम वो असेसमेंट की स्पिरिट से हट जाते हैं। अदरवाइज़ उनका पहला सवाल ये होता है कि जी आप कितना टैक्स जमा करवा रहे हैं, नहीं तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। सवाल ये है कि लोग अगर अपने टैक्स का बचाने के लिए अपने बिजनेसेस को बाहर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आपकी नेट जो बैलेंस इकोनॉमी है वो आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो सर्व कर सकेगी? आप पिछले 3-4 साल की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ निकाल के देखें ना, 2%, 3%, 1%, उसको आप अगर अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ कंपेयर करें तो आपकी नेट ग्रोथ जो है इकोनॉमी की वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको शायद कोई फोकस कर पाए वो ये है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बैडली हर्ट है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की बैकबोन है एग्रीकल्चर के बाद वो टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर पिछले 2 साल से सवियर क्राइसिस में है। वो लोग जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का टैक्स पे करते थे, आज वो लोग अप टू बैंकों की जो है वो उसके ऊपर चले गए हैं कि अगर बैंक उनको ब्रीदिंग स्पेस ना दें तो शायद वो यूनिट्स बंद हो जाएं। टेक्सटाइल वाले तो ये सोच रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि लोगों की अपनी इनएफिशिएंसीज़ नहीं है, टेक्सटाइल में भी इनएफिशिएंसीज़ हैं, लोगों के गलत काम भी होंगे जिसकी वजह से टेक्सटाइल में प्रॉब्लम आता है, लेकिन जो टैक्सेस का इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली मौजूद है। किसी सेक्टर को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए आपको टैक्स का अगर टाइमली रिडक्शन भी देनी पड़े तो एक मैनर और मोड होता है उस सेक्टर को रिवाइव करने का। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारा पैसा स्टक हुआ है जो आपको बिल्कुल टैक्स पे नहीं करता। आप समझते हैं कि 236C और K में सेल और परचेज़ के टाइम पे जो आप टैक्स ले लेते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। बाकी सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर जितना मार्जिन्स होते हैं उनके ऊपर कोई बंदा 1 रुपये का टैक्स पे नहीं करता। लोग बाहर कारोबार करना चाह रहे हैं, अगर बाहर लोग जाते हैं तो आपके मुल्क में क्या रह जाएगी? अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं तो सिर्फ टैक्स का लॉस नहीं है, उसके साथ रिलेटेड जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, जब वो ख़त्म होगी तो आप फिर एक दफ़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ देखेंगे, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखेंगे। हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान से इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ चली गई, इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ चली गई। आपके ख़्याल में या किसी के ख़्याल में वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्यों जाती हैं? जब आपका पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में बिज़नेस करना अनकम्पेटिटिव हो जाता है और वो ये फ़ील करते हैं कि यार यही इन्वेस्टमेंट अगर हम किसी और जुरिस्डिक्शन में लगाएं तो वहाँ पे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी कोई सिंपथीज़ नहीं है इस मुल्क के साथ, वो अपना बिज़नेस लपेटती हैं और किसी और मुल्क में जाके कर देती हैं। जो एक और बिज़नेस के साथ ज़्यादती होती है वो आए दिन के प्रोटेस्ट्स हैं
वो हम बिल्कुल नहीं ये कह रहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो भी रीज़न है, आए दिन के जो प्रोटेस्ट हैं वो भी इसको बिज़नेस के एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। और आप ये देखें तो हमारे पास कोई और चीज़ ना हो, हल्की सी ज़्यादा ठंड हो जाए हम छुट्टी कर देते हैं, गर्मी थोड़ी सी तेज़ हो जाए हम छुट्टी कर देते हैं, ये अभी स्मॉग का सीज़न आ रहा है, थोड़े से स्मॉग होगा तो हम ऑफिसेज़ बंद करके स्मॉग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। IMF से पैसे लेके पोर इन करते जाना और अनप्रोडक्टिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर उस पैसे को इन्वेस्ट करते जाना, ये रीपे कहाँ से होगा? ये आज की जो डिस्कशन है उसका सबसे बड़ा सवाल है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते इकोनॉमिक असिस्टेंस जो फंड्स की होती है बाहर से, वो किसी भी कंट्री के लिए कोई लीथल नहीं होती, लेकिन उन फंड्स का जो यूटिलाइजेशन है वो देखी जाती है कि क्या वो फंड्स की यूटिलाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर रही है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट देगी, बिजनेसेस को सपोर्ट करेगी और अल्टीमेटली आपके टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाएगी। और जो अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपकी उस मनी को ब्लीड कर रहे होते हैं। फिर एक जो बहुत बड़ा करने वाला काम था, जिसको प्रायोरिटाइज़ किया गया था कुछ अर्सा पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर टेबल्स पे नज़र नहीं आ रहा प्रायोरिटी टेबल्स पे, वो था कि जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस बिलियंस ऑफ रुपीज़ एवरी मंथ ब्लीड कर रहे होते हैं टैक्स पेयर्स की मनी को, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। Thank you very much for watching. Stay tuned for more informative videos on tax and corporate affairs.